नमस्कार विद्यार्थियों, सब्जेक्ट प्लस के इस ऑनलाइन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के हमारे टॉपिक हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति किस प्रकार की होती है, उससे संबंधित कुछ टर्म्स है, माध्य मुक्त पथ, विश्रांति काल, और उसके बाद में एक छोटा सा डेरिवेशन है अपवहन वेग। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा करेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? प्रत्येक पदार्थ, हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और प्रत्येक परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन होते हैं। हम सिर्फ आवेशित अवयवों की बात कर रहे हैं, ऐसे तो न्यूट्रॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। बराबर होती है। प्रोटॉन नाभिक में होते हैं। प्रोटॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में। नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। नाभिक में ये सब क्या है? प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन भी होते हैं यहाँ पे, प्रोटॉन। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या इक्वल है आपको। तो इस प्रकार से परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। परंतु अब होता क्या है कि देखिए, जो सबसे बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रत्येक संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा आकर्षण बल आरोपित होता है। इस कारण ये संयोजी इलेक्ट्रॉन भी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। परंतु यदि इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को बाहर से, वातावरण से, वायुमंडल से किसी प्रकार की अतिरिक्त ऊर्जा मिले और उस ऊर्जा को प्राप्त करके अगर वो इस कक्षा को छोड़कर बाहर आ जाए, इस कक्षा को त्याग दे, इस परमाणु को त्याग दे, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हमने जाना मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। किसी भी पदार्थ के परमाणु के संयोजी कक्षा का वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दुर्बल बल से बंधा होता है, दुर्बल बल से आकर्षित होता है और बाहर से अल्प ऊर्जा प्राप्त कर मुक्त हो जाता है, इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए, चालकता के आधार पर जो पदार्थ है, आप अभी तक जो जानते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, चालक एवं अचालक। चालक एवं अचालक दोनों में मुख्य अंतर यही है कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो बच्चों, आई थिंक यहाँ तक आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा इसे रिपीट कर देता हूँ। अब अगर आपसे कोई यह पूछता है कि चालक पदार्थ किसे कहते हैं, तो आपको यह बताना है कि चालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अचालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें प्राय मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार सबसे पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, इसे सिर्फ समझना है मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति किस प्रकार से होती है, इसके बारे में अब हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, सेकंड बात अपन कर रहे हैं यहाँ पे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति को गैसीय गति भी कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति को क्या कहते हैं? गैसीय गति भी कहते हैं। गैसीय गति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं गैसीय गति? क्योंकि चालक के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार से गति करते हैं जिस प्रकार से पात्र में भरी हुई गैस के अणु गति करते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की यह गति यादृच्छिक गति होती है। यह गति यादृच्छिक गति कहने का मतलब रैंडम मोशन। इंग्लिश में बोलेंगे इसे रैंडम मोशन, यादृच्छिक गति होती है।
यादृच्छिक गति का अर्थ क्या है? मान लीजिए ये कोई पात्र है, इस पात्र में गैस भरी हुई है, तो इसमें जो गैस के अणु है वो किस प्रकार से गति करेंगे? सभी संभव दिशाओं में, सभी संभव वेग से। मान लीजिए ये अणु है, ये इधर जा सकता है, कोई दूसरा अणु है वो इधर आ सकता है, कोई तीसरा अणु है इस तरफ जा सकता है, मतलब सभी संभव दिशाओं में गति कर सकते हैं। जिस प्रकार, जैसे कि आप समझ लीजिए किसी पात्र में, किसी कांच के पात्र में मधुमक्खियाँ भरी हुई है, तो मधुमक्खियाँ जिस प्रकार से गति करेंगी उसी प्रकार से गैस के अणु पात्र में गति करते हैं। ठीक उसी प्रकार से चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। मान लीजिए ये चालक है, ये कोई चालक छड़ है हमारे पास में, चालक छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी गति अनियमित होती है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा हो, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा हो, ये इधर जा रहा हो, ये इधर और जा रहा हो, ये इधर, इनकी गति क्या होती है? अनियमित होती है। इस अनियमित गति को ही यादृच्छिक गति कहते हैं। साथ में ये इलेक्ट्रॉन गति करते हुए आपस में टकराते भी हैं, आपस में टकराते हुए गति करते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये आगे चल रहा है ये, और जब तक इलेक्ट्रॉन को इसके रास्ते में दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता तब तक इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में ही गति करता है। जैसे मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है पात्र में, ये इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में यहाँ तक आया, अब यहाँ पे इधर से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस दिशा से, ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ मिल गया, तो इनके बीच में कोलिजन होगा, टक्कर होगी। टक्कर होने से दोनों इलेक्ट्रॉनों की दिशा बदल जाएगी। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चला गया और ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस दिशा में आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन तब तक सीधी रेखा में गति करेगा जब तक कि किसी कोई अन्य इलेक्ट्रॉन इसे नहीं मिल जाता। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जो इधर से आ रहा था, यहाँ यूं आ रहा था, अब यहाँ टक्कर हो गई, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर चला गया और ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर चला गया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं? यादृच्छिक गति करते हैं, एवं इलेक्ट्रॉन की गति में आपस में टक्करें होती रहती है। प्रत्येक टक्कर से पहले इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में गति करता है, सरल पथ का अनुसरण करता है, और उस सरल पथ को कहते हैं मुक्त पथ। तो देखिए मुक्त पथ किसे कहते हैं? इसकी अगर हम परिभाषा बनाए, मुक्त पथ इलेक्ट्रॉन के द्वारा किसी टक्कर से पूर्व तय की से पूर्व सरल रेखा में तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में गति करता है जब तक कि उसे दूसरा अन्य इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता, एवं सभी इलेक्ट्रॉनों के मुक्त पथों के औसत को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ सभी इलेक्ट्रॉनों के मुक्त पथों के औसत को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट है विश्रांति काल। विश्रांति काल क्या होता है? देखिए आप, प्रत्येक टक्कर से पहले इलेक्ट्रॉन जो सरल रेखा में गति करता है उसमें जो समय लगता है उसके औसत को बोलते हैं विश्रांति काल। इलेक्ट्रॉनों की टक्करों में लगने वाले
औसत समय को विश्रांति काल कहते हैं। इसे टॉर्क से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपवहन वेग। आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम स्टडी करेंगे अपवहन वेग। नेक्स्ट टॉपिक है अपवहन वेग। अपवहन वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है देखिए, मान लीजिए कोई चालक छड़ हमारे पास में इस तरह से, चालक छड़ है, चालक छड़, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए ये कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं चालक छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं एवं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति यादृच्छिक होती है। ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए सीधी रेखा में गति करता है और यहाँ तक पहुँचता है। इसके बाद में इसे अन्य इलेक्ट्रॉन मिलता है जिससे इसकी टक्कर होती है, हम इसका पथ बदल जाता है और मान लीजिए ये यहाँ तक पहुँच रहा है। पुनः इसकी टक्कर होती है, अगली टक्कर के में मान लीजिए इसका दिशा इस प्रकार से बदलती है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आता है। फिर यहाँ पे इसे अन्य इलेक्ट्रॉन मिलता है, टक्कर होती है, टक्कर के पश्चात फिर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचता है। फिर यहाँ मान लीजिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन से मिलता है, टक्कर होती है, टक्कर से फिर इसका पथ बदल जाता है, पथ की दिशा बदल जाती है और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता है। तो इस प्रकार से हम देखा कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन पहले ए बिंदु से यादृच्छिक गति कर रहा है और एवं विभिन्न इलेक्ट्रॉनों से टकरे करते हुए ये बिंदु बी पर पहुंचता है। मानिए अब सपोज कीजिए हमने इसके सिरों पर विभवांतर आरोपित कर दिया, अर्थात बैटरी आरोपित की, और बैटरी इस प्रकार से आरोपित की हमने कि इधर लगाया माइनस, यहाँ लगा दिया प्लस, यानी ये उच्च विभव है, यह है उच्च विभव। मैंने पहले बताया था आपको उच्च विभव क्या होता है, निम्न विभव क्या होता है, यह है निम्न विभव। जब हम चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर आरोपित करेंगे तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉनों पर ये इलेक्ट्रॉन इस उच्च विभव की ओर आकर्षित होगा। तो जब जो इलेक्ट्रॉन बैटरी के अनुपस्थिति में पहले यहाँ पहुँच रहा था, अब बैटरी की उपस्थिति के कारण इस डायरेक्शन में आकर्षित होगा और वो अधिक दूरी तक पहुँचेगा, वो मान लीजिए यहाँ तक पहुँचेगा। और जो टक्कर यहाँ होने वाली थी वो टक्कर यहाँ होगी। टक्कर के बाद में मान लीजिए पहले वो यहाँ पहुँच रहा था, लेकिन अब साथ साथ में ये इस दिशा में आकर्षित हो रहा है, इसलिए ये आगे भी बढ़ेगा और यहाँ पहुँचेगा। जो टक्कर पहले यहाँ होने वाली थी वो टक्कर अब यहाँ होंगी, और इस टक्कर के बाद मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ रहा है, परंतु उस दिशा में इसमें आकर्षण का बल लग रहा है, इसलिए ये इससे कम दूरी यहाँ तय करेगा। फिर मान लीजिए यहाँ टक्कर होती है, टक्कर से इसका पथ बदलता है और ये पहले जब यहाँ तक जा रहा था तो अब इधर आकर्षण के कारण ये अधिक दूरी तक जाएगा, मान लीजिए यहाँ तक पहुँच रहा है। और इस प्रकार से पहले जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहा था तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच पाएगा। तो हमने देखा ये जो गति है ये है बैटरी की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन की गति बैटरी की उपस्थिति में है, एवं ये जो गति है वो बैटरी मतलब विभवांतर की अनुपस्थिति में, बैटरी की अनुपस्थिति में। तो इस प्रकार देखा हमने, जब चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन उच्च विभव की ओर गति करने लगते हैं। ये हमने एक इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा की। इसी प्रकार से चालक के सभी इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बढ़ने लग जाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आगे बढ़ने लगता है
टक्करें करते हुए भी आगे बढ़ने लगता है, जिससे इन सभी इलेक्ट्रॉनों में एक औसत वेग उत्पन्न हो जाता है, जिसे अपवहन वेग कहते हैं। ये बात हुई अपवहन वेग के समझने की। अब हम अपवहन वेग का करेंगे डेरिवेशन। डेरिवेशन में आपको ये भी कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ हमने सीखा है, समझा है। डेरिवेशन में अब जो बता रहा हूँ मैं आपको, वही आपको सिर्फ लिखना है। तो देखिए इसका करते हैं डेरिवेशन। तो मान लेते हैं, देखिए माना किसी चालक में n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, प्रारंभ में मान लीजिए n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एवं प्रारंभ में इनके वेग क्रमशः है, इनके वेग क्रमशः u1, u2, u3, un है। वेग सदिश राशि होती है, इसलिए इनके ऊपर एरो सिंबल लगाएंगे। तो मान लीजिए इस प्रकार से पहले इलेक्ट्रॉन का वेग u1 है, दूसरे का u2, तीसरे का u3 और nवें इलेक्ट्रॉन का वेग un है। ये इसके प्रारंभिक वेग है। क्या अर्थ है? मान लीजिए चालक छड़ है, ये प्रथम इलेक्ट्रॉन है, ये इधर इसका वेग है u1, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसका वेग है u2, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, इसका वेग है u3। तो देखिए इस प्रकार से चालक छड़ में जितने इलेक्ट्रॉन इस दिशा से इस दिशा में जा रहे हैं, लगभग उतने इलेक्ट्रॉन इस दिशा में भी आ रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जा रहे हैं, लगभग उतने इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जा रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन इनसाइड जा रहे हैं, लगभग उतने इलेक्ट्रॉन आउटसाइड आ रहे हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0 होता है। इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति के कारण, यादृच्छिक गति के कारण इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0 होता है। तो बहुत रोचक बात यह है कि अगर इनका औसत वेग 0 नहीं होता तो हमें किसी भी पड़ी हुई रोड में भी हाथ लगाने पर करंट आता। मान लीजिए ये कोई रोड है लोहे की बनी हुई, अगर जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उतने इधर नहीं आ रहे होते, तो हम जैसे इस पर टच करते हैं तो हमें करंट आता है, झटका लगता है। परंतु हो रहा क्या है, अभी जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उतने ही इधर आ रहे हैं, इसलिए हमें झटका नहीं लगता है। लेकिन जैसे अपन बैटरी लगाते हैं इसके दोनों सिरों पर, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में मूव करने लगते हैं। तो एक दिशा में मूव करने से जब हम इस पर हाथ लगाएंगे, टच करेंगे इसे, तो हमें झटका लगेगा, करंट प्रवाहित होता है। तो यहाँ देखिए, अर्थात u1 प्लस u2 प्लस u3 इनका औसत निकालेंगे, un बराबर 0 होगा। अब चालक के सिरों पर हमने लगा दिया बैटरी। ये देखिए बैटरी आरोपित की, अब चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर माना चालक में ई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, मान लीजिए प्लस यहाँ है, माइनस यहाँ है, प्लस माइनस, तो हमेशा विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर इस दिशा में इस तरह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसमें ई। तो चालक के सिरों पर जब विभवांतर आरोपित करेंगे तो चालक में विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। और हम जानते हैं जब भी कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में होता है तो उस पर बल लगता है। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल F = QE आरोपित होता है। ये हमने
फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था। अतः प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल होगा, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल क्या होगा, F इक्वल्स टू ई माइनस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है इसलिए माइनस यहाँ अपन लगाएंगे। इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे इतना बल आरोपित होगा, इस बल के कारण इलेक्ट्रॉनों में त्वरण आएगा। अतः इलेक्ट्रॉनों में, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं यहाँ हम, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न त्वरण होगा। आप जानते हैं F इक्वल टू होता है ma इक्वल टू माइनस ई। तो यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट देखिए आप, A इक्वल टू माइनस ई अपॉन m, इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हमने ये देखा यहाँ तक कि पहले इलेक्ट्रॉनों के जो वेग हैं वो u1, u2, u3, un है, इनकी यादृच्छिक गति के कारण इनका औसत वेग 0 है। जब बैटरी लगाएंगे तो चालक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिससे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर QE अर्थात माइनस ई बल आरोपित होगा, जिससे प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉनों में इतना त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इस त्वरण के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग बदल जाएगा और मान लीजिए इनके वेग बदलकर माना मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विश्रांति काल टो के पश्चात वेग क्रमशः v1, v2, v3 vn हो जाते हैं। ये मान लीजिए अपन ये वेग हो गए। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के पश्चात विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को ही अपवहन वेग कहते हैं, अर्थात इन वेगों के औसत को ही अपवहन वेग कहते हैं। अतः अपवहन वेग होगा क्या होगा, अपवहन वेग को Vd से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इनका औसत क्या हो गया, पहले इलेक्ट्रॉन का वेग v1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग v2, तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेग v3, इस प्रकार से nवें इलेक्ट्रॉन का वेग vn हो जाता है विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के पश्चात। तो इनके औसत को कहते हैं अपवहन वेग। इक्वेशन नंबर, इसे लिख देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए गति के प्रथम समीकरण होता है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सदिश रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होगा v1 इक्वल्स टू होगा u1 प्लस ए टॉर्क, v2 इक्वल्स टू u2 प्लस ए टॉर्क। इसी प्रकार से vn इक्वल्स टू un प्लस ए टॉर्क। इसे मैं कंबाइंड रूप से इक्वेशन नंबर 4 लिख देता हूं। तो हमने देखा विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों में ए त्वरण उत्पन्न होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों के वेग बदल जाते हैं और इनके औसत को ही अपवहन वेग कहते हैं। इनका औसत हम याद करेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे समीकरण 4 का मान। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल्स टू v1 प्लस v2, इन्हें हमें जोड़ना है। तो देखिए v1 क्या है, u1 प्लस ए टो प्लस u2 प्लस ए टो, इसी तरीके से un प्लस ए टो। नेक्स्ट देखिए आप
इन्हें साथ लिख देते हैं प्रारंभिक वेगों को, u1 प्लस u2 प्लस डैश डैश un प्लस a2 प्लस a2, 2 टाइम्स 2a2, 3 टाइम्स 3a2, कितने टाइम्स है टोटल n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा ये na2, n बार है इसलिए na2 अपॉन n। तो इस प्रकार से अब आप जानते हैं कि जब प्लस होता है, यहाँ प्लस है, तो आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए वी डी इक्वल्स टू, इसे इस तरह से लिख सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश डैश un प्लस na2 अपॉन n। इसे सॉल्व करेंगे तो यही इक्वेशन हमें प्राप्त होगी। इसकी वैल्यू सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति के कारण प्रारंभ में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0 होता है, तो इसका मान तो हो जाएगा 0 प्लस n से n कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a। तो इक्वेशन नंबर, इसे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 5 में 2 की वैल्यू पुट करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 5 में रखने पर तो देखिए वी डी इक्वल टू 0 लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। ए की वैल्यू है माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम और ये वाला आ जाएगा टॉर्क। तो इस प्रकार से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डेरिवेशन है यह संपूर्ण होती है। तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डेरिवेशन है उसे लर्न करना है, याद करना है, पूरा सीखना है, बार बार लिख लिख के हमें इसे याद करना है और ये एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपवन वेग की परिभाषा भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो अपवन वेग की परिभाषा भी एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। परिभाषा क्या है अपवन वेग की, तो आप जानते हैं कोई चालक है, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अपवहन वेग कहते हैं। तो इस प्रकार से परिभाषा आप याद कीजिए। सबसे पहले आप परिभाषा लिखिए, फिर आप डेरिवेशन कीजिए। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।